तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए लेकर हम आ चुके हैं आपका इंटरनेशनल ट्रेड वाला टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आखिरी टॉपिक होने वाला है जहां पे हम इंपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सारी चीजें क्या इसी लेक्चर में करने वाले, और फिर इसका जो चैप्टर है ये पूरा खत्म हो जाएगा हमारा। अब सबसे पहली चीज ये समझना जरूरी है कि ट्रेड हमें पता है कि द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द गुड इन एक्सचेंज ऑफ द मॉनिटरी एक्सचेंज इज नोन एज ट्रेड। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है ये चीज समझ लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, हम जो ट्रेड की जो एक्टिविटी है, हमारी जो बाउंड्री है, नेशन की जो बाउंड्री है, उससे थोड़ा हट के यानी उसको क्रॉस करके जब करते हैं तो उसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं हूं यहाँ पे इंडिया में और हमारे जो पाठक सर है वो कहाँ पे आपके अमेरिका में लोकेट करते हैं या फिर किसी और जगह पे क्या लोकेट करते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में नहीं लोकेट करते, किसी और कंट्री में लोकेट करते। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं उनसे गुड परचेस कर रहा हूँ और वो अमेरिका से क्या कर रहा है, वो मुझे गुड्स सेल कर रहे। तो यानी जो ट्रेडिंग हो रही है वो क्या एक ही कंट्री की बाउंड्री के विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन हो रही है क्या, नहीं, वो किसी बाउंड्री को क्या क्रॉस करके हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। जैसे एक बात हम करते हैं कि मुझे चाहिए था एक आईफोन, क्या चाहिए था, एक आईफोन चाहिए था जो हाल ही में क्या जल्दी ही लॉन्च हुआ, लेकिन इंडिया में अभी तक लॉन्च हुआ नहीं, लेकिन मेरी जो बोलते हैं एक्साइटमेंट है वो आईफोन को यूज करने की बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से जो मेरे दोस्त की एक दुकान है, कहाँ पे, अमेरिका में, क्या दुकान है, हमारे पाठक सर की एक मोबाइल की शॉप है अमेरिका में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि ऐसा ऐसा है, मुझे ये वाली मोबाइल चाहिए, क्या आपके पास अवेलेबल है क्या। तो बोलते हाँ ना भाई, अपने पास ये अवेलेबल है, आपको क्या मिल जाएगी। ठीक है, वो लोकेट क्या करते हैं, अमेरिका में करते। अब मैं कहाँ लोकेट करता हूँ, मैं इंडिया में लोकेट करता हूँ। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मैंने क्या बोला, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उनसे वो सामान खरीदा, क्या किया, सामान खरीदा, और उस सामान खरीदने के बदले मैंने उनको क्या दिया, पैसे दिया। खरीदे कैसे, पैसे फ्री में दिया क्या, नहीं, वो पैसे लिए उन्होंने मुझे क्या, आईफोन देने के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं गुड्स बाय कर रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, बायर हुआ। वो गुड्स सेल करे तो क्या हो गए, सेलर हो गए। ठीक है, और एक्सचेंज में क्या दिया, वो गुड्स बेच रहे तो फ्री में दे रहे क्या मुझे, नहीं, उन्होंने पैसे लिए, तो ये क्या हुआ, ट्रेडिंग एक्टिविटी। अब ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या, पाठक सर और मैं एक ही देश में रहते, देश में रह रहे क्या, नहीं, पाठक सर हमारे अमेरिका में रह रहे, बड़े आदमी अमेरिका में रह रहे और हम कहाँ, हम इंडिया में रह रहे। ठीक है, तो दो अलग अलग कंट्री में हो रही है ट्रेडिंग, दो अलग अलग कंट्री के बीच में क्या ट्रेडिंग हो रही है। तो इस तरह के ट्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के ट्रेड को हम बोलते हैं आपके इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। जब कभी भी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो एक से ज्यादा यानी जब दो या फिर दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। दोस्तों इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसके तीन टाइप्स होते हैं। आपका एक इंपोर्ट वाला होता है, इंपोर्ट ट्रेड होता है, एक एक्सपोर्ट ट्रेड होता है और एक एंट्री पोर्ट ट्रेड होता है, जो आगे हम लोग क्या समझने वाले एक एक करके। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड को ट्रेड को इफेक्ट करती है कुछ चीजें, जैसे पॉलिटिकल रिलेशंस इफेक्ट करते हैं। अगर मेरे देश और हमारे जो चाइना, अगर मेरे देश या फिर चाइना के बीच में अगर ट्रेड रिलेशंस मतलब पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे नहीं है तो हम ट्रेडिंग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। हम ट्रेडिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर वो गुड्स हमारी कंट्री में बेचेंगे तो हम क्या परचेस करेंगे, नहीं परचेस करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे जो रिलेशंस है वही अच्छे नहीं, हमारी कंट्री के जो बीच में रिलेशंस हम तो वही अच्छे नहीं, तो हम ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे। तो पॉलिटिकल रिलेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब ये जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी थोड़ा सा हार्ड होता है, बड़ा होता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी क्या होता है। दोस्तों क्लियर हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है। इंटरनेशनल गवर्नमेंट की पॉलिसी इफेक्ट करती है, जो इकोनॉमी होती है वो इफेक्ट करती है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है वो इफेक्ट करता है, इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना पड़ता है, करेंसी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब कैसे मैटर करती है, किस तरह से मैटर करती है, आगे हम क्या बात करने वाले। अब यहाँ पे मैंने आपको तीन टाइप बताया था, एक इंपोर्ट बताया था, एक एक्सपोर्ट बताया था और एक एंट्री पोर्ट बताया था। ये सबसे पहली चीज समझेंगे। अब क्या होता है, अब मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल फोन मंगाया। मैं क्या कर रहा हूं, मैं मोबाइल फोन मंगा रहा हूं, किससे, पाठक सर से, वो कहां पे, अमेरिका में। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अमेरिका से फोन मंगा रहा हूं, तो यानी मैं अपने देश में ला रहा हूं। जब मैं किसी और देश से क्या करूंगा, जो गुड्स है वो परचेज करके अपनी कंट्री में लाऊंगा तो उसको इंपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंपोर्ट। यानी जब मेरी कंट्री में गुड्स आएंगे तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इंपोर्ट बोलूंगा। जब गुड्स खरीद के मेरी कंट्री में मैं लेकर आऊंगा तो उसको इंपोर्ट बोलूंगा। अब वही पाठक सर क्या कर रहे हैं, पाठक सर रह रहे हैं अमेरिका में, तो क्या कर रहे, गुड्स भेज रहे यानी बेच रहे। क्या भेज रहे, कहां पे भेज रहे, दूसरी कंट्री में भेज रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। जब कभी भी आप क्या करोगे, अपनी कंट्री से जो गुड्स है किसी और कंट्री में क्या बेच रहे होगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। और वही अगर दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में गुड्स जो है लेकर आ रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे इंपोर्ट, इंपोर्ट, इन इन मतलब क्या हो रहा है, अंदर आना। तो इंपोर्ट आया तो समझ आना कि हमारे देश में गुड्स आ रहे, कहां से, दूसरे देश से।
एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी एक्स जो चला जा चुका है, तो गुड्स क्या है, चला जा रहा है हमारी कंट्री से क्या किसी और कंट्री में, तो उसको हम लोग क्या एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब एंट्री पोर्ट क्या होता है, अब एंट्री पोर्ट आगे हम लोग समझने वाले, पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर वो हम लोग क्लियर कर लेते, फिर एंट्री पोर्ट क्या होता है वो भी समझा देते हैं दोस्तों, नहीं तो चलो समझा देते। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने पाठक सर से क्या गुड्स मंगाए, यानी मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया, और पाठक सर ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। अब वो जो आईफोन है मैं अपने पास नहीं रख रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंडिया से, अब मेरा जो एक दोस्त रहता है वो कहाँ रहता है आपके, चलो चाइना ले लेते, चाइना में रहता है, अब उसको चाहिए, ठीक है, अपना दोस्त चाइना में रहता है यार, बहुत बड़ा दोस्त है हमारा, ठीक है, चाइना में रहते हैं, तो मैंने पाठक सर से खरीदा वो आईफोन को, और आईफोन को खरीद के मैंने क्या किया, मैंने चाइना में जो मेरा दोस्त रहता उसको क्या कर दिया, उसको पार्सल या फिर मैंने उसको कुरियर करवा दिया। अब यहाँ पे गुड्स मैंने अपने पास रखे नहीं, गुड्स कहाँ से मंगाए थे, मैंने अपनी कंट्री से, मैंने मैन्युफैक्चर नहीं, दूसरी कंट्री से मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने के बाद मैंने उसको दूसरी कंट्री में जब एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्री पोर्ट बोलेंगे, ऐसी चीज को हम लोग बोलेंगे एंट्री पोर्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया, वापस बता रहा हूं, जब हम गुड्स दूसरी कंट्री से लेकर आ रहे हैं, यानी इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने पास नहीं रख रहे, फिर वही सेम गुड्स को हम क्या करें, किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसको हम लोग एंट्री पोर्ट बोलते हैं। जैसे पाठक सर से मैंने क्या मोबाइल खरीदा था, तो वो क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया, और उन्होंने क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था उनके लिए, ठीक है, फिर वो गुड्स आईफोन मैंने अपने पास रखा, मैंने क्या कर दिया, दूसरी कंट्री में क्या भेज दिया, यानी मेरा जो दोस्त दूसरी कंट्री में चाइना में रहता था उसको मैंने भेज दिया, तो ये क्या हो गया आपका, मैंने एक्सपोर्ट किया। तो इस प्रोसीजर को जब कभी भी आप गुड्स किसी और कंट्री से क्या करें, इंपोर्ट करें, फिर अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इसको हम लोग एंट्री पोर्ट बोलते हैं दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर कर लेना। अब आते हैं हमारे दूसरे पे। अब एक्सपोर्ट क्या होता है वो समझ गया आपको, कि जब हम क्या करेंगे, गुड्स दूसरी कंट्री को क्या बेचेंगे, यानी अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहे, बेच रहे, तो उस ट्रेड एक्टिविटी दूसरी कंट्री के लिए क्या परफॉर्म करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड। मैंने अपने देश से दूसरे देश में क्या गुड्स बेचा, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड बोलेंगे। अब एक्सपोर्ट ट्रेड करने के लिए प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। अब 4 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, कौन से देखो, एक प्रिलिमिनरी स्टेज होता है, फिर आपका एक प्री शिपमेंट स्टेज होता है, शिपमेंट स्टेज होता है, और पोस्ट शिपमेंट स्टेज क्या होता है दोस्तों। अब इसमें भी आपका क्या क्या देखो, प्रिलिमिनरी मतलब क्या होता है, शुरुआत, यानी इनिशियल जो बिगिनिंग वाला जो स्टेज होता है प्रिलिमिनरी होता है। प्री शिपमेंट यानी शिप पे जो गुड्स होता है वो कैरी होने से पहले का क्या प्रोसीजर होता है, वो शिपमेंट, यानी शिप पे लोड करने का जो स्टेज होता है वो शिपमेंट स्टेज होता है। पोस्ट शिपमेंट यानी शिप पे लोड हो गया उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है, ये हम लोग क्या देखने वाले एक एक करके। चलो समझते। अब सबसे पहले क्या किया, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन क्या होता है, अब जो एक्सपोर्टर होता है, कौन होता है, एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर मतलब कौन, जो बंदा या फिर जो इंडिविजुअल जो क्या करे, एक्सपोर्ट की एक्टिविटी जो परफॉर्म करता है उसको हम लोग एक्सपोर्टर बोलते हैं। जैसे जो टीच करता है उसको टीचर बोलते हैं, वैसे जो एक्सपोर्ट करता है उसको हम लोग एक्सपोर्टर बोलते हैं। अब उसको क्या करना पड़ता है, अलग अलग जो अथॉरिटीज होती है उनसे क्या, सॉरी, जो अलग अलग अथॉरिटीज होती है उनसे क्या लेना पड़ता है, उनसे उसको परमिशन लेनी पड़ती है। सबसे पहला क्या आता है आपका, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू क्या, डायरेक्टर जनरल जो होता है फॉरेन ट्रेड का, उससे क्या लेना पड़ता है आपको, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर लेना पड़ता है। सबसे पहली चीज किससे परमिशन लेनी पड़ती है, डायरेक्टर जनरल जो होते हैं फॉरेन ट्रेड के, उनसे क्या आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट नंबर लेना पड़ता है। अभी करेंटली जो डायरेक्टर जनरल है वो आपके अमित यादव करके हैं, हमारे श्री अमित यादव करके जो डायरेक्टर जनरल है आपके फॉरेन ट्रेड के, जो आपको क्या जो सर्टिफिकेट नंबर क्या प्रोवाइड करवाता है दोस्तों। क्लियर हो गया, प्रोवाइड नहीं करवाते, मतलब उनकी निगरानी में जो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का जो काम होता है उनकी ही निगरानी में क्या होता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, पैन नंबर लेना पड़ता है। पैन नंबर क्या, परमानेंट अकाउंट नंबर लेना पड़ता है। वो कौन देगा आपको, इनकम टैक्स की जो अथॉरिटी थी वो देगी। अब बाकी अथॉरिटी जैसे ईपीसी, ईपीसी क्या हो गया आपका, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और जीएसटी अथॉरिटी। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या करता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये असिस्ट करता है, ये जो प्रोसेस होता है वहां पे जो एक्सपोर्टर्स होता है उनको असिस्ट करता है, उनको हेल्प आउट करता है कि किस तरह से आपको एक्सपोर्टिंग का जो काम है वो कर सकते हो, उनको गाइड करेगा, साथ ही साथ उनको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा दोस्तों। वहीं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो होता है वो भी यही काम करता है, वो रूल्स बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगी, ये सारी चीजें क्या काम करता है। अब आता है आपका दूसरा पॉइंट क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। अब एजेंट आप अपॉइंट करोगे, क्या करोगे, एक एजेंट अपॉइंट करोगे जो क्या करेगा, जो जिस देश में आप क्या गुड्स बेचना चाहते हो उस गुड्स से, उस देश से क्या करेगा, आपके लिए ऑर्डर्स कलेक्ट करेगा। क्या करेगा, ऑर्डर कलेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अब पाठक जी जो है अमेरिका से क्या करना चाहते हैं, गुड्स बेचना चाहते हैं इंडिया में, तो इंडिया में वो क्या करेंगे, एक सेल रिप्रेजेंटेटिव क्या अपॉइंट करेंगे, या फिर किसी और कंट्री में तो
एक बेसिक सा एक सेल रिप्रेजेंटेटिव क्या वो अपॉइंट करके रखेंगे, जो क्या करेगा उनके लिए ऑर्डर्स लेकर आएगा। क्लियर हो गया। या फिर वो क्या कर सकते हैं, एक सेल्स ऑफिस खोल सकते हैं आपके फॉरेन कंट्री में। फॉरेन कंट्री यानी क्या हो गया, अपने देश के अलावा जो बाकी सारे देश होते हैं उनको हम लोग फॉरेन कंट्री क्या बोलते हैं दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई। पहला प्रीलिमिनरी स्टेज में क्या आता है, रजिस्ट्रेशन। किसे किसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जो आपको क्या करवाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर देगी। फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको क्या देगी, पैन नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर देगी। वहीं बाकी की अथॉरिटी जैसे ईपीसी हो गया यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो गया, जो क्या करता है आपको असिस्ट करता है। किस चीज में असिस्ट करता है, आपके एक्सपोर्टिंग का जो प्रोसीजर होता है उसमें असिस्ट करता है, उसमें आपको हेल्प आउट करता है दोस्तों। और साथ ही साथ जीएसटी जो अथॉरिटी है उनसे भी क्या आपको वहां भी आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब दूसरा स्टेज ये आपका प्रिलिमिनरी स्टेज था यानी बिगिनिंग का स्टेज था, आपको ये काम क्या करना पड़ेगा। अब अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट भी आपको रहेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट यानी एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। आप फॉरेन में खुद तो जाके ऑर्डर्स नहीं कलेक्ट करोगे, एक एजेंट अपॉइंट करोगे जो आपके बिहाफ पे क्या करेगा, जो फॉरेन कंपनीज होगी या फिर फॉरेन कस्टमर्स होंगे उनसे क्या ऑर्डर्स कलेक्ट करेगा आपको और आपको पास ऑन करेगा। या फिर आप एक सेल्स ऑफिस खुद का क्या खोल सकते हो आपकी फॉरेन कंट्री में। अब दूसरा स्टेज आता है प्री शिपमेंट स्टेज, यानी जो गुड्स है उसको शिप पे चढ़ाने से पहले का क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आता है आपका रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। अब जैसे ही आपको क्या आता है एक ऑर्डर, अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, पाठक जी ने क्या किया था, पाठक जी ने आपने एक बंदे को रखा था, ठीक है, एक अपॉइंट किया था सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्या अपॉइंट किया था आपके अब्रॉड यानी फॉरेन कंट्री में, क्या अपॉइंट करके रखा जो आपके ऑर्डर्स बुक करे। अब उसने ऑर्डर लेकर आया, अब जैसे ही आपको ऑर्डर मिल जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए एक्सपोर्टर आपको क्या चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले वो जो ऑर्डर है वो वेरीफाई करना पड़ेगा, साथ ही साथ क्या ऑर्डर है, किस तरह का ऑर्डर है, किस तरह की चीजें उनको चाहिए, क्या वो मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा कि नहीं प्रोवाइड करूंगा, जो ऑर्डर आ रहा है वो कौन सी कंपनी से, ये सारी चीजें क्या, और प्राइस क्या किया, प्राइसिंग क्या की गई, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीजें क्या उनको पूरी क्या वेरीफाई करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, फिर उनको कंफर्म यानी डील जो उनको फाइनल करनी पड़ेगी। अब उसके बाद जो एक्सपोर्टर है यानी जो बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, अब जिस कंट्री में इंपोर्ट कर रहा है, जैसे हमारी कंट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल पाठक जी क्या कर रहे हैं हमारी कंट्री में, क्या कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो चेक करेंगे कि उस नेशन में यानी वो हम कहाँ पे कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कहाँ कर पा रहे, हमारी कंट्री में कर रहे हैं यानी इंडिया में कर रहे हैं। तो इंडिया में क्या सारे रेस्ट्रिक्शंस है इंपोर्ट पे, क्या सारे कायदे कानून है, क्या ड्यूटीज होती है, ये सारी चीजें क्या क्या प्रोविजंस है बेसिकली वो उनको क्या पता करना पड़ेगा। फिर आता है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट। एक लेटर ऑफ क्रेडिट क्या एक्सपोर्टर जो होगा वो डिमांड करेगा, ठीक है, एक्सपोर्टर हो क्या होगा डिमांड करेगा। अब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक बैंक क्या करती है, इश्यू करती है, क्या करती है, जो इंपोर्टर का जो बैंक होता है, ठीक है, जो बंदा क्या करता है गुड्स खरीद रहा है यानी इंपोर्ट कर रहा है, उसकी जो बैंक होती है वो इश्यू करती है और यहाँ पे अश्योरेंस देती है कि अगर जो इंपोर्टर है जो इंपोर्ट कर रहा है अगर वो आपके पैसे पे नहीं करता है तो पैसे कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा, यानी गारंटी लेती है एक तरह से कि आप गुड्स भेजो, ये आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये जो बैंक इश्यू करती है इंपोर्टर की, और वहां पे लिखा रहता है कि अगर जो इंपोर्टर अगर वो पैसे पे नहीं करता तो हम क्या पैसे पे करेंगे। अब इसका प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि क्या करता है जो बैंक होता है वो ड्राफ्ट ले सकता है या फिर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले सकता है आपके इंपोर्टर से, ऐसे क्या अलग अलग प्रोसेस होते हैं दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट का, ठीक है। वो अभी आपको समझने की जरूरत है, बस इतना समझ लो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्टर का जो बैंक होता है वो इश्यू करता है, किसको, एक्सपोर्टर को इश्यू करता है, ठीक है। और उसमें लिखा रहता है कि अगर इंपोर्टर अगर पैसे नहीं दे पाता है तो जो बैंक होती है इंपोर्टर की वो क्या करेगी, पैसे देगी दोस्तों। क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। अब आगे प्री शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस मतलब क्या होता है, प्री शिपमेंट फाइनेंस मतलब दोस्तों कि आप गुड्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए रहेंगी, ठीक है, वो प्रोसेसिंग के लिए आपको मटेरियल, पैकेजिंग के लिए पैसे चाहिए रहेंगे, बहुत सारी चीजों के पैसे चाहिए रहेंगे, यानी आपको क्या चाहिएगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप क्या करोगे, आपकी जो बैंक रहेगी या फिर आप जिससे फाइनेंस लेते हो फाइनेंस आपको क्या करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या, वो आपका होता है प्री शिपमेंट फाइनेंस, यानी आपको वर्किंग कैपिटल को क्या अक्वायर करने के लिए वर्किंग कैपिटल क्या करना पड़ेगा, आपको अक्वायर करना पड़ेगा जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको, उसको प्री शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। जो क्या करता है वो अपने बैंकर से क्या करता है, ऑब्टेन करता है। वापस बता रहा हूं, देखो क्या है प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है, जो एक्सपोर्टर होता है वो आपके जो बैंकर्स होते हैं, एक्सपोर्टर का जो बैंकर होता है उससे क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल एक ऐसा पैसा होता है जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज होती है उसमें लगती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब आता है आपका फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब क्या? मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जैसे फॉर एग्जांपल जो इंपोर्टर डिमांड कर रहा है किससे कि हमें ये गुड्स चाहिए। अब एज अ एक्सपोर्टर अगर मैं गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता तो मैं क्या करूंगा? मैं हमारे जो लोकल सप्लायर्स होंगे उनसे गुड्स लूंगा और क्या करूंगा? उसे एक्सपोर्ट करूंगा दोस्तों। इनकेस अगर मैं खुद प्रोड्यूस करता हूं तो मैं क्या करूंगा? उसको प्रोसेस करूंगा, उसको बनाऊंगा, उसको मैन्युफैक्चर करूंगा और जो बंदा है या फिर जो मेरा कस्टमर जो दूसरी कंट्री में उसको क्या करूंगा? एक्सपोर्ट कर दूंगा दोस्तों। क्लियर हो गया? पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए गुड्स की, जो भी आप गुड्स क्या करो एक्सपोर्ट कर रहे हो। क्यों? 3 तरीके से बहुत ज्यादा काम आता है। सबसे पहली चीज, अगर आप गुड्स अच्छे से पैकेज करते हो तो जब ट्रांसपोर्ट होता है तो ट्रांसपोर्ट में कुछ भी क्या दिक्कत नहीं आएगी, गुड्स क्या थोड़े भी क्या नुकसान नहीं होंगे। साथ ही साथ प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी क्या हो गया? आपकी जो गुड्स की जो क्वालिटी होगी वो भी क्या अच्छे से बरकरार रहेगी, प्रिजर्व रहेगी, उसमें कुछ भी क्या हानि नहीं होगी दोस्तों, हार्म नहीं होगा। फिर आपका आता है कि पैकेजिंग आप जब करते हो तो गुड्स का एक अलग तरीके से क्या प्रमोशन होता है, गुड्स की कंडीशन सही से रहेगी, अट्रैक्टिव पैकेजिंग रहेगी तो गुड्स क्या अच्छे तरीके प्रमोट होगा। अब जब जो इंपोर्टर होगा वो अगर बेचेगा, बेचने के लिए अगर इंपोर्ट कर रहा है अपने शॉप में तो एक अलग ही क्या जायका जाएगा, क्या कस्टमर एक अच्छा अलग इंप्रेशन जाएगा, मैं बोल सकता हूँ अलग इंप्रेशन जाएगा किसमें? आपके कस्टमर्स के जो आपके फॉरेन कंट्रीज में होंगे। ठीक है, फिर आपका आता है ECGC। ECGC क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। ये एक तरह का कॉर्पोरेशन होता है, जो एक्सपोर्टर होता है वो आपकी ECGC क्या से कवर क्या करता है? ऑब्टेन करता है, यानी प्राप्त करता है। ये ऐसा कवर होता है, ये कवर होता है जो क्या करता है? एक्सपोर्टर को क्रेडिट रिस्क से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सपोर्टर अगर इंपोर्टर जो है, चलो एक्सपोर्टर नहीं, जो इंपोर्टर है अगर किसी भी रीजन के वजह से जो बिल है वो बिल का पेमेंट नहीं कर पाता, तो एक्सपोर्टर का जो बिल है कैन बी कवर्ड फ्रॉम द ECGC। क्या? ECGC मतलब अब उसका जो 90% ऑफ जो लॉस है वो कौन कवर करके देगा? आपका जो ECGC है यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन है, वो क्या करके देगा? उसका कवर जो जो लॉस है वो कवर करके यानी पूरा करके देगा, यानी भर के देगा। क्लियर हो गया? अब जीएसटी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी रहेगी। एक्सपोर्टर को क्या जो भी फॉर्मेलिटीज रहेंगे, जो भी प्रोविजंस रहेंगे एक्सपोर्ट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट ट्रेड से रिलेटेड, वो उसको क्या फुलफिल करनी होगी। एक इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा जिसको हम लोग मराइन इंश्योरेंस कहते हैं। यानी अब मराइन मतलब क्या हो गया? पानी में आपका जो शिप पे जिस शिप पे आपका गुड्स लोड रहेगा, अगर बाई चांस पानी में अगर उसको गुड्स को आपको कुछ हो जाता है या फिर शिप डूब जाती है या फिर ऐसा कुछ भी रीजन होता है तो मराइन इंश्योरेंस के तहत आपका क्या होगा? जो गुड्स में जो भी लॉस हुआ रहेगा वो आप क्या कर सकते हो? इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो, यानी आपका जो पैसा है वो आपको क्या मिल जाएगा, लॉस आपका कुछ हद तक क्या उसको रिकवर कर सकते हो। इससे आपका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया? अब ये जो एक तरह का मराइन इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी और जो एक्सपोर्टर होता है उसके बीच में। अब आता है आपका C&F एजेंट। C&F एजेंट क्या होते हैं? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते, जो क्या करते हैं? एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो एक्सपोर्टर के बिहाफ पे जो भी एक्सपोर्ट की जो प्रोसीजर होती है या फिर हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सारी चीजें क्या परफॉर्म करता है। और जो एक्सपोर्टर है उसका जो कोर काम है यानी जो बेसिक जो प्राइमरी फंक्शन होता है, जो प्रोडक्शन का काम होता है, वो उस पर फोकस कर पाता है एक बार जब वो C&F एजेंट यानी क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स को अपॉइंट कर लेता है, तो उसका जो काम है थोड़ा सा कम हो जाता है, वो अपना जो मेन काम है प्राइमरी काम है उस पर फोकस कर पाता है। अब सही बात है दोस्तों, अगर जो प्रोड्यूसर होता है अगर वो ये सारे काम करने लगेगा तो प्रोड्यूस कौन करेगा? प्रोडक्शन पे कौन ध्यान देगा? तो इस वजह से वो एक क्या C&F एजेंट अपॉइंट कर सकता है जिसको हम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स बोलते हैं, जो क्या कस्टम हाउस पे जाके आपके जो भी काम रहेगा, जो भी प्रोविजंस रहेंगे उस पर लुकआउट करता है और आपका जो एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर होता है वो पूरा क्या तैयार करवाता है दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर है? एक बार रिवाइज बता देता हूँ फटाफट। रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? एक बार जब आपका ऑर्डर मिलेगा तो आप वेरीफाई करोगे, चेक करोगे और साथ ही साथ एक ये भी चेक करोगे जिस कंट्री में आप गुड्स जो एक्सपोर्ट करे उस कंट्री में रेस्ट्रिक्शंस क्या इंपोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस क्या, रेस्ट्रिक्शन क्या, ये सारी चीजें चेक करोगे। लेटर ऑफ क्रेडिट आप क्या करोगे? जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर जो आपका कस्टमर है फॉरेन कंट्री में, उससे आपका लेटर ऑफ क्रेडिट का डिमांड करोगे। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जो बैंक इश्यू करती है इंपोर्टर की, वहां पे लिखा रहता है
कि अगर इंपोर्टर फेल होता है पेमेंट करने के लिए तो हम क्या पेमेंट करेंगे उसके बिहाफ पे। प्री शिपमेंट फाइनेंस, यानी आपको गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको पैसे चाहिए रहते हैं तो आपको फाइनेंस रेज करनी पड़ती है आपको आपके बैंकर से, तो उसको प्री शिपमेंट फाइनेंस बोला आता है। वर्किंग कैपिटल रेज का, वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी बताया मैंने, वर्किंग कैपिटल में यानी आप डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटीज में जो पैसे लगते हैं उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं शॉर्ट में। बाकी आप एसपी में 12th में क्या पढ़ने वाले हो दोस्तों। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अब आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, कस्टमर जो है, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको उस तरह का गुड्स क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी, ये सारी चीजें। अगर आप खुद नहीं प्रोड्यूस करते हो तो आपको क्या जो लोकल सप्लायर्स आपकी कंट्री में उनसे क्या आपको गुड्स लेना पड़ेगा और उनको क्या एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पैकेजिंग अच्छी करोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपके कस्टमर पे, साथ ही साथ आपकी जो गुड्स की जो क्वालिटी वो प्रिजर्व रहेगी और बहुत ज्यादा क्या इजी रहेगा, एक प्रोटेक्शन बेसिकली क्रिएट रहेगा आपकी गुड्स के ऊपर जब वो क्या होगी एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगी। ईसीजीसी कवर यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, इसका मतलब क्या होता है, जो एक्सपोर्टर होता है वो ईसीजीसी से एक कवर ले सकता है जिससे तहत अगर इंपोर्टर जो है, जो इंपोर्टर है यानी जो कस्टमर अगर फेल हो जाता है आपको पेमेंट करने में, तो जो एक्सपोर्टर है वो आपका क्या एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्टर है वो क्या कर सकता है, अपना जो लॉस है 90% तक का लॉस जो है वो जो कवर उसको मिली जाती ईसीजीसी से, उसे क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। जीएसटी की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जीएसटी की जो भी प्रोविजंस होते हैं एक्सपोर्ट रेट से रिलेटेड वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा ताकि आपका जो गुड्स है वो क्या होता है प्रोटेक्ट हो सके, अगर बाई चांस अगर शिप डूब जाती है या फिर गुड्स हार्म हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं एक जगह आपकी कंट्री से दूसरी कंट्री, यानी शिप में जब खराब हो जाते हैं तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या कर सकते हैं, आपका जो पेमेंट है वो दे सकता, आपका लॉस क्या भर के दे सके, जितना भी आपने क्या करवाया क्लेम का अमाउंट जो डिसाइड किया होगा, प्रीमियम आपको एक प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है। C&F एजेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आपका जो एक्सपोर्ट या फिर जो इंपोर्ट का जो भी क्राइटेरिया होता है उसको क्या फुलफिल करके देता है कस्टम हाउस से, जिससे जो प्रोड्यूसर होता है वो फ्री हो जाता है और अपना जो कोर काम होता है उस पर क्या फोकस कर पाता है। शिपमेंट स्टेज क्या है, शिपमेंट शिप यानी अब आपका जो गुड्स है वो शिप पे क्या जाने वाला है, यानी शिप होने वाला है। ठीक है। सबसे पहले आता है क्या, प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। अब जो एक्सपोर्टर होता है वो शिपिंग बिल क्या तैयार करता है, ठीक है, शिपिंग बिल तैयार करता है और साथ ही साथ यानी जो भी बिल्स होते हैं वो तैयार करता है और सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवाता है, कहाँ पे, जो कस्टम हाउस होता है उसे क्या वेरीफाई करवाता है दोस्तों। ठीक है। अब एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, अब जो C&A और F यानी आपका जो होता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग जो एजेंट होता है, कौन, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो होता है वो कार्टिंग ऑर्डर जो होता है यानी पीटीएस यानी पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी से क्या करवाता है, क्लियर करवाता है दोस्तों, उसे चेक करवाता है कि ये जो गुड्स की क्वांटिटी, साथ ही साथ किस तरह के गुड्स है, गुड्स लीगल है कि इलीगल है, हमारे जो बोलते हैं हमारी क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे कि नहीं फिट रहे, कहीं ये कोई भी लॉ को वॉइड तो नहीं करे यानी क्या तोड़ तो नहीं रहे, तो ये सारी चीजों पे क्या ध्यान रखता है। फिर आपका आता है लोडिंग ऑफ गुड्स। अब गुड्स क्या हो रहा है एक्चुअल में आपके शिप पे क्या हो रहा है, लोड हो रहे हैं एक्सपोर्ट होने के लिए। ठीक है। अब अब गुड्स जब एग्जामिन हो जाते हैं किससे, कस्टम एग्जामिनर जो होता है जो क्या करता है आपके गुड्स को पूरा वेरीफाई करता है लीगल है कि इलीगल है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर, ये सारी चीजें क्या चेक करने के बाद वो क्या कहते हैं, एक लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, यानी अब क्या आप गुड्स जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये ऑर्डर क्या करता है आपको इश्यू करता है। और जो C&F एजेंट होता है ये लेट शिप ऑर्डर जो है आपके कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर से क्या होता है उसको ऑब्टेन होता है। पहला क्या होता है, कस्टम एग्जामिनर जो रहता है आपके गुड्स को पूरा वेरीफाई करता है, फिर वो आपको क्या इश्यू करता है, आपका लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर क्या इश्यू करता है। फिर जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग जो एजेंट होता है वो लेट शिप ऑर्डर का ऑर्डर क्या करता है, ऑब्टेन करता है, उसको इश्यू होता है किसके द्वारा, कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर जो होता है उसके द्वारा क्या इश्यू होता है। फिर ये जो गुड्स होते हैं वो आपके शेप में एक्चुअल लोड होते हैं, अब जब लोड हो जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक मेट रिसिप्ट मिलता है, क्या मिलता है, एक मेट रिसिप्ट मिलता है। और जो C&F जो एजेंट होता है वो क्या करता है, आपकी जो शिपिंग कंपनी होती है उसको अप्रोच करता है और आपको क्या मिलता है, बिल ऑफ लैडिंग मिलता है। बिल ऑफ लैडिंग में क्या एक्चुअल बिल ऑफ लैडिंग एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जहां पे आपको कितने किस तरह के गुड्स आपने क्या किए, आपने लोड किए, साथ ही साथ आपने कितनी क्वांटिटी है गुड्स की, ये सारी, और कौन सी कंट्री में भेजो, किसको भेजो, ये सारी चीजें क्या लिखी रहती है बिल ऑफ लैडिंग में। इतनी चीजें एक बार बता दूं, आपको डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करवाने रहेंगे, वेरीफाई करवाने साथ ही साथ आपका शिपिंग जो बिल है वो आपको प्रिपेयर करना रहेगा और प्रिपेयर करने के बाद आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कस्टम हाउस में क्या वेरीफाई करवाने रहेंगे। एग्जामिनेशन, गुड्स को एग्जामिन करना पड़ेगा, जो C&F एजेंट है
वो क्या करता है, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी से क्या करता है, जो ऑर्डर्स होता है वो ऑब्टेन करता है डॉक्स के अंदर। ठीक है, गुड्स क्या होता है आपका पूरा एग्जामिन करवाता है बेसिकली, जो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी रहती है उससे क्या एग्जामिन करवाता है कि गुड्स सही है कि नहीं। अब जब एक बार गुड्स एग्जामिन हो जाते हैं किसी कस्टम एग्जामिनर यानी लोडिंग ऑफ गुड्स आपका थर्ड पॉइंट है, उससे क्या करता है एक लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर क्या वो इशू करता है दोस्तों। और जो सीएडएफ ऑफ आपका फॉरवर्डिंग और जो एजेंट होता है वो क्या करता है, लेट शिप ऑर्डर आपको कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर से मिलता है। जो गुड्स होते हैं आपके किसके लोड हो जाते हैं, किस पे, मेट रिसिप्ट पे, किस पे होते, सॉरी लोड होता है शिप पे, तो उसके बदले आपको एक मेट रिसिप्ट मिलता है। जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग जो एजेंट होता है वो आपकी शिपिंग कंपनी जो होती है उसको अप्रोच करता है और आपका क्या ऑब्टेन करता है, बिल ऑफ लाइडिंग क्या ऑब्टेन करता है। बिल ऑफ लाइडिंग यानी लोडिंग करते टाइम में डॉक्यूमेंट मिलता है, उसमें आपके इंफॉर्मेशन लेके क्या गुड्स लोड किए गए, क्या सारी चीजें हैं, कहाँ पे जा रहा है, किसको जा रहा है, ये सारी चीजें क्या लिखी रहती है। अब पोस्ट शिपमेंट स्टेज होता है। पोस्ट शिपमेंट स्टेज मतलब क्या होता है दोस्तों, पहला पॉइंट आता है शिप एडवाइस, यानी शिप गुड्स जो है शिप पे लोड है उसके बाद का क्या काम रहता है। तो सबसे पहला आता है आपका शिपमेंट एडवाइस। तो शिपमेंट एडवाइस में क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर होता है वो एक्सपोर्टर क्या करेगा, शिपमेंट एडवाइस इंपोर्टर को भेजेगा, जिसके तहत उसको पता चलेगा जो गुड्स है उसकी कंट्री से यानी एक्सपोर्टर की कंट्री से डिस्पैच हो गए उसकी कंट्री में आने के लिए। साथ ही साथ जो पैकेजिंग लिस्ट का जो कॉपी रहेगा वो भेजेगा, कमर्शियल इनवॉइस होता है उसकी कॉपी भेजेगा, साथ ही साथ नॉन नेगोशिएबल जो कॉपी रहता है वो भी क्या उसको भेजेगा, किसके साथ, एडवाइस लेटर के साथ क्या भेजेगा दोस्तों। अब आता है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे, अब जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपके हो गए कमर्शियल इनवॉइस हो गया, पैकेजिंग लिस्ट हो गई, फिर उसका नॉन नेगोशिएबल की कॉपी हो गई, ये सारी चीजें आपको जो इंपोर्टर का बैंक है उसको प्रेजेंट करनी पड़ेगी। क्यों प्रेजेंट करनी पड़ेगी, ये बताना पड़ेगा ना आपको बैंक को कि आपने क्या है जो गुड्स है वो अपने साइड से क्या भेज दिया है, तब भी पैसे कौन देगा, बैंक ही देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट किसने इश्यू किया, बैंक ने इश्यू किया, तभी आपको पैसे मिलेंगे दोस्तों, वरना पैसे तो मिलेंगे नहीं। अगर प्रेजेंट नहीं करो डॉक्यूमेंट तो आपका सारा जो पैसा होगा तो डूब जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंपोर्टर का बैंक है उसको क्या करना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या होता है, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव। रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपका जो एक्सपोर्टर होता है वो सारे अरेंजमेंट्स करेगा, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स क्या प्रेजेंट करेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या प्रॉपर तरीके से रखेगा, और फिर वो जो एक कंसर्न अथॉरिटी रहती है उसको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। क्यों प्रेजेंट करेगा, क्योंकि हर एक कंट्री में क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके पीछे कुछ इंसेंटिव मिलता है, अगर आप उस क्राइटेरिया में क्या क्लियर बैठते हो, अगर आप उस क्राइटेरिया के लिए सुटेबल हो तो आपको क्या मिलता है, कुछ इंसेंटिव मिलते हैं। इंसेंटिव मतलब क्या मिलता है, हो सकता है आपके जो ड्यूटीज लगती है, ड्यूटीज आपने जो पे किए उसमें आपको क्या मिल जाए, कुछ ड्रॉबैक्स यानी कुछ रिफंड हो जाए, या फिर जीएसटी में आपको कुछ रिफंड हो जाए। तो इस तरह से आपको क्या इंसेंटिव्स मिलती है दोस्तों, एक तरह के आपको क्या बोल सकते हैं, जो आपका पैसा होता है वो किसी ना किसी तरीके से क्या वापस मिलता है दोस्तों। अब आता है आपका फॉलोअप। फॉलोअप मतलब क्या, अब गुड्स भेज दिया आपने तो आपको इंपोर्टर को पूछना पड़ेगा, आपका जो कस्टमर उससे पूछना पड़ेगा कि भाई गुड्स अच्छे से मिल गए कि नहीं मिल गए, गुड्स जो है प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर है, जैसा आपको चाहिए था वैसा मिल गया कि नहीं मिल गया, उसका क्या रिएक्शन है वो भी आपको क्या पता करना पड़ेगा दोस्तों। वापस बताता हूँ, शिपमेंट एडवाइस एक तरह का डॉक्यूमेंट रहेगा जो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा आपके इंपोर्टर को, और उसको बताना पड़ेगा कि आज जो गुड्स है वो आपकी डिस्पैच हो गई, वो आपको शिपमेंट एडवाइस जब भेजोगे तो उसको खुद ब खुद पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपको पैकेजिंग लिस्ट प्रोवाइड करनी है। पैकेजिंग लिस्ट मतलब क्या हो गया, आपके क्या क्या गुड्स आपने भेजे, कितनी क्वांटिटी भेजी, ये सारी चीजें उसमें क्या लिखी रहती। कमर्शियल इनवॉइस देना पड़ेगा, साथ ही साथ नॉन निगोशिएबल की जो कॉपी है वो भी क्या आपको सेंड करनी पड़ेगी एडवाइस लेटर के साथ। डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे, किसको, बैंक को प्रेजेंट करने पड़ेंगे, ताकि आपको पैसे मिल जाए और बैंक को पता चल जाए कि आपने क्या जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट क्या कर दिया है। रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव यानी कंसर्न जो अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट की अलग अथॉरिटी रहती है, तो उससे आपको क्या मिलता है, कुछ इंसेंटिव्स होते हैं अलग अलग वे से, जैसे ड्यूटीज में जो पे किया वो आपको मिलता है, रिफंड आपको मिलता है जीएसटी में, ऐसे। फिर आपको क्या फॉलोअप लेना पड़ेगा इंपोर्टर से कि जो गुड्स है वो आपको सही मिले, प्रॉपर मिल चुके हैं कि नहीं मिल चुके, आपने रिसीव कर लिया है कि नहीं, या कोई इशू तो नहीं, ये सारी चीज आपको क्या पता करनी पड़ेगी दोस्तों। अब नेक्स्ट चीज आती है आपको इंपोर्ट रेट की। अब इंपोर्ट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, जब आप किसी और कंट्री से क्या करो, अपनी कंट्री में क्या गुड्स खरीद रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट रेट। जैसे मैंने क्या किया, जो हमारे पाठक जी है, पाठक जी ने क्या मोबाइल जो है वो मुझे भेजा, कहां से, अमेरिका से इंडिया भेजा, यानी मैं इंडिया में हूं, मैं इंडिया से खरीद रहा हूं,
यानी मैं गुड्स क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। समझ में आया? तो उस ट्रेडिंग एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बताता हूँ कि कंट्री को फायदा किस में रहता है, इंपोर्ट करने में या फिर एक्सपोर्ट करने में। तो यहाँ पे चीज मैं बता दूं, कंट्री को सबसे ज्यादा फायदा कब होता है, तब होता है जब कंट्री क्या करती है, ज्यादा एक्सपोर्ट करती है और इंपोर्ट क्या कम करती है। क्लियर हो गया? अगर कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करी है तो वो क्या फायदे में रहेगी, अगर इंपोर्ट ज्यादा करेगी तो भैया नुकसान में रहेगी। तो ये हमेशा समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ज्यादा एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट क्या करना है, कम करना है दोस्तों। अब दूसरा आता है आपका इंपोर्ट रेट में आते हैं। अब इंपोर्ट रेट क्या होता है वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब इंपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, सेम प्रीलिमिनरी स्टेज यानी शुरुआती स्टेज क्या होता है वो देखेंगे, प्री इंपोर्ट स्टेज, ठीक है, प्री इंपोर्ट स्टेज देखेंगे, साथ ही साथ आपका क्या देखेंगे, इंपोर्ट का स्टेज देंगे और पोस्ट इंपोर्ट स्टेज हम लोग क्या देखने वाले हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं, सेम पॉइंट है, देखो रजिस्ट्रेशन है, नेगोशिएशन है, फिर आपको प्री शिपमेंट में प्री इंपोर्ट स्टेज में कोटा सर्टिफिकेट है, दूसरा पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस है, फिर तीसरा ऑर्डर प्लेसमेंट है, फोर्थ आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है, फिफ्थ आपका CNF एजेंट, फिर सिक्स शिपमेंट एडवाइस। इसमें से बहुत सारी चीजें हम लोग ने जो प्रोसीजर है आपका एक्सपोर्ट का उसमें क्या समझ ली है, हम एक बार क्या रिवाइज करेंगे। अब एज अ इंपोर्टर आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको चीज बताता हूँ कि ज्यादातर कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज है, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में जो इंपोर्ट ट्रेड होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा क्या कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो गुड्स है वो प्रॉपर अच्छी सही गुड्स इंपोर्ट किया, कोई गलत इलीगल गुड्स तो इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इस पे क्या कड़ी निगरानी क्या रखी जाती है दोस्तों, ठीक है। अब आता है आपका प्रीलिमिनरी स्टेज। प्रीलिमिनरी स्टेज में सेम चीज है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, किससे, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड से क्या आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको क्या मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा। अब जो डायरेक्टर जनरल कौन है, करेंटली अमित यादव करके हमारे जो है आपके डायरेक्टर जनरल है आपके करेंटली, ठीक है। फिर दूसरा क्या, आपको इनकम टैक्स से भी क्या लेना पड़ेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा। बाकी जीएसटी से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज होगी वो भी आपको क्या पूरी करनी पड़ेगी दोस्तों। क्लियर हो गया? रजिस्ट्रेशन में आपको किससे किससे रजिस्टर होना पड़ेगा, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड जो रहेंगे उनसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और आपको क्या ऑब्टेन होगा, उसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नंबर ऑब्टेन होगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी से परमानेंट अकाउंट नंबर क्या आपको ग्रैब करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी फॉर्मेलिटीज होगी आपकी जीएसटी से रिलेटेड वो आपको क्या पूरी करनी पड़ेगी, उसकी की पूर्ति करनी पड़ेगी। सेम है जैसा आपके एक्सपोर्ट ट्रेड में था, वही सारे पॉइंट्स है, कुछ चेंजेस नहीं है दोस्तों। फिर नेगोशिएशन यानी डिस्कशन करना पड़ेगा। आप गुड्स सामने वाले से खरीदो, जैसे मैं हमारे जो पाठक सर है उनसे आईफोन खरीदो तो मैंने डिस्कस किया ये आईफोन का ब्रांड क्या है, इसमें क्या स्पेशलिटी है, फीचर्स कौन से, इसकी प्राइस क्या है, ये मुझे कितने में गिरेगा, ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ मैंने क्या उनसे डिस्कस की थी, और साथ ही साथ मैं ये भी करूंगा अगर मैं आपको आज पैसे पे कर रहा हूँ तो मुझे कब तक मेरा सामान है वो मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या डिस्कस करनी पड़ेगा। एज अ इंपोर्टर आप क्या गुड्स खरीदो तो आपको पता करना पड़ेगा कि जो गुड्स है उसकी प्राइस क्या आप लगाने वाले हो, डिलीवरी कब तक हो जाएगी, मुझे कितना पैसा अभी पे करना पड़ेगा, कितना पैसा मुझे डिलीवरी के बाद, क्या मैं पैसे आपको थोड़े टाइम यानी 1 महीने या फिर 2 महीने के बाद आपको पे कर सकता हूँ। ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, डिसाइड करनी पड़ेगी। साथ ही साथ टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर गुड्स में अगर कुछ खराब निकलता है तो फिर क्या होगा, गुड्स मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहते तो उसके लिए क्या किया जाएगा, मुझे मेरे जो पैसे रिफंड होंगे। अब गुड्स जो है मुझ तक पहुंच रहा है तो डैमेज हो जा रहा है, या फिर जो गुड्स है जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, तो उसके लिए क्या होगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस भी क्या डिसाइड करना पड़ेगा, यानी नेगोशिएट करना पड़ेगा दोस्तों आपको। क्लियर है? तो रजिस्ट्रेशन समझ में आ गया। आपको डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी से परमानेंट अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी, नेगोशिएशन करना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने समझा दिया। प्री इंपोर्ट स्टेज यानी इंपोर्ट करने से पहले आपको क्या सारे काम, ये क्या सारे प्रोसीजर्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला आता है आपका कोटा सर्टिफिकेट। कोटा सर्टिफिकेट होता क्या है, सबसे पहले ये चीज समझेंगे। अब जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो जो आपकी कंट्री है उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कुछ गुड्स पे क्या रेस्ट्रिक्शंस क्या करती है, इंपोज करती है। रेस्ट्रिक्शन इंपोज करती है किस टर्म में, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे ऑयल हो गया या फिर जो कोयला हो गया वो हो गया। अब ये हर कोई क्या इंपोर्ट नहीं कर सकता है, हर कोई इंपोर्ट कर सकता है नहीं। अगर आपको ये इंपोर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की जो भी अथॉरिटी है उससे आपको कोटा सर्टिफिकेट क्या करनी पड़ेगी, ऑब्टेन करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक लिमिटेशन भी होता है दोस्तों कि आप क्या करो, इतने ही क्या कर सकते हो, कोई अगर स्पेसिफिक गुड, जैसे फॉर एग्जांपल पेन पे क्या किया गया, रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया कि आप तो ही पेन क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो दूसरी कंट्री से, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपको लिमिट एक्सटेंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोटा गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होगी उससे कोटा सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा। फिर आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस आता है।
फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस में क्या होता है, जो इंपोर्टर होता है उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, क्या आरबीआई को सबमिट करनी रहती है फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस के लिए, ताकि क्योंकि ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर अमेरिका से अगर गुड्स परचेज करो तो आपको क्या डॉलर में पे करना पड़ेगा, आप इंडियन करेंसी में नहीं पे करोगे, डॉलर में पे करोगे, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। अब ये एप्लीकेशन आप डायरेक्ट आरबीआई को नहीं क्या करोगे, सबमिट करोगे, तो जो आपकी बैंक है, यानी मैं इंपोर्टर हूं तो मेरी जो बैंक है उसको मैं एप्लीकेशन दूंगा, वो एप्लीकेशन क्या करेगी, वो आरबीआई को क्या सबमिट करेगी मेरे बिहाफ पे दोस्तों। क्लियर होगा। फिर जब आरबीआई मुझे क्या करेगी, सारे क्राइटेरिया अगर मैं सुटेबल हूँ, सही बैठ रहा हूँ, तो मैं मुझे क्या आरबीआई जो इशुएंस है, जो क्लियरेंस का जो इशुएंस है वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगी, यानी क्लियरेंस मुझे प्रोवाइड करेगी दोस्तों। क्लियर है। थर्ड पॉइंट आता है आपका ऑर्डर प्लेसमेंट। अब ऑर्डर प्लेसमेंट क्या होता है, अब मैंने बताया आरबीआई को मैंने क्या किया, आपका एप्लीकेशन दिया किसका, फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस का। जब मुझे आरबीआई क्या कर देती, परमिट कर देती है, यानी मुझे क्लियरेंस दे देती है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो एक्सपोर्टर है, यानी जहां से मैं गुड्स खरीद रहा हूं, दूसरी कंट्री के जो भी बिजनेसमैन उससे जो गुड्स खरीद रहा हूं, उसको मैं क्या करूंगा, ऑर्डर दूंगा। क्या दूंगा, ऑर्डर दूंगा। और इस ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, INDENT, इंडेंट बोलते हैं दोस्तों। अब इंपोर्टर जो है नेगोशिएट करेगा, यानी बातचीत करे, डिस्कस करे, टर्म्स एंड कंडीशंस पे बातचीत करेगा, प्राइसिंग पे बात करेगा, ये सारी चीजें क्या वो करेगा। और ये कब करेगा, जब आरबीआई क्या करेगी, फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस क्या उसको प्रोवाइड कर देगी, तब ये क्या ऑर्डर प्लेस कर, ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो भी डिस्कशन होगा, जो भी नेगोशिएशन होगा, वो क्या क्लियर करेगा। अब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, फिर एक बार बता देता हूं। ये जो है आपका जो एक इंपोर्टर होता है, इंपोर्टर की बैंक क्या प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्टर को एज अ गारंटी देती है कि अगर जो इंपोर्टर होता है वो फेल हो जाता है पैसे देने में, आपकी पेमेंट करने में, आपकी बिलिंग का जो अमाउंट है वो पे करने में, तो बैंक जो है उसके बिहाफ पे क्या अमाउंट पे करेगी, बैंक क्या करती है, गारंटी देती है दोस्तों। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर होता है वो डिमांड करेगा इंपोर्टर से कि भैया आप मुझे, मैं गुड्स तो दे दूंगा, लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा, आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने गुड्स भेज दिया, पता चला आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए, फिर आगे चल के या फिर आप कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके पास पैसे ही नहीं रहते, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, उसको एक लेटर ऑफ क्रेडिट क्या देना पड़ता है, एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ता है। वो कहां से, कौन देता है, बैंक देता है, इंपोर्टर का जो बैंक होता है वो देता है दोस्तों। अब आपको क्या, जो इंपोर्टर है उसको एक C&F एजेंट, यानी क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट क्या अपॉइंट करना पड़ेगा। क्यों अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो आपकी इंपोर्ट से रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज होगी, जो डॉक्यूमेंट्स होगा, उसको क्या देखेगा, वो एक स्पेशल उसकी एक स्पेशलाइजेशन रहेगी उस फील्ड में, आपसे ज्यादा उसको पता रहेगा, वो आपको गाइड करेगा, आपके बिहाफ पे वो सारे काम क्या करेगा दोस्तों। क्लियर हो गया। सेम चीज हमने एक्सपोर्टर में भी देखा, एक्सपोर्ट में भी देखा था। जो एक्सपोर्टर होता है C&F एजेंट को अपॉइंट करता है, क्यों, ताकि वो उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है या बाकी सारी जो फॉर्मेलिटीज उसको क्या पूरी कर सके दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट आता है आपको शिपमेंट एडवाइस। शिपमेंट एडवाइस हमने कब देखा था, जब जो गुड्स है वो शिप में क्या हो गया, लोड हो गया था और निकल गए थे, पोस्ट शिपमेंट के बाद हमने देखा था एक्सपोर्टर प्रोसीजर में। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आपके सेकेंड पॉइंट में ही देख रहे हैं, यानी प्री इंपोर्ट स्टेज में ही क्या देख रहे हैं, यानी इंपोर्ट करने से पहले हमें क्या मिलेगा, एक शिपमेंट एडवाइस मिलेगी। शिपमेंट एडवाइस किससे मिलेगी, एक्सपोर्टर के द्वारा मिलेगी दोस्तों, हमें अलॉट की जाएगी, जहां पे क्या लिखा रहेगा, ये पता चलेगा हमें कि जो गुड्स है वो एक्सपोर्टर की कंट्री से क्या निकल चुके हैं मेरी कंट्री में आने के लिए। साथ ही साथ ये भी हमें बताया रहेगा उसमें कि कितना गुड्स भेजा जा रहा है, किस तरह के गुड्स है, ये सारी चीजें भी क्या उसके साथ आएगी मेरे पास। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है आपका इंपोर्ट स्टेज। अब इंपोर्ट स्टेज की गुड्स अब मेरी कंट्री में आ चुका है, अब मैं इंपोर्ट कैसे करूंगा। सबसे पहले आता है आपका रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसके द्वारा मिलता है, हमें एक्सपोर्टर द्वारा मिलता है। जैसे बिल ऑफ लैडिंग, जब शिप पे क्या किया गया था, सामान लोड किया गया था, किसके द्वारा, एक्सपोर्टर के द्वारा। तो किस तरह के गुड्स थे, किसको लोड, किसके लिए भेजा जा रहा था, कहां पे भेजा जा रहा है, ये सारी चीजें आपकी बिल ऑफ लैडिंग में क्या लिखी रहती है। पैकिंग लिस्ट में क्या लिखा रहता है, जो भी गुड्स भेजा जा रहा है वो गुड्स कौन से गुड्स है, क्या क्वांटिटी है, क्या अमाउंट है, ये सारी चीजें क्या लिखी रहती है। फिर कमर्शियल इनवॉइस लिखा रहेगा। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मतलब क्या होता है, ये गुड्स कहाँ से आए हैं, कौन सी कंट्री से आए, ये भी क्या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी क्या उसको शोकेस करनी पड़ेगी, उसके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन,
यानी जो गुड्स आ रहे वो सही है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर, ये सारी चीजें आपकी वेरीफाई हो, इसका एक सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए एज अ इम्पोर्टर। अब दूसरा पॉइंट आता है बिल ऑफ एंट्री। अब जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, प्रिपेयर करता है। और किसके लिए चाहिए रहता है, वो कस्टम क्लियरेंस के लिए उनको चाहिए रहता है। यानी जब उनके गुड्स आ जाएंगे तो उनको दिखाना पड़ेगा कि कस्टम क्लियरेंस के लिए उनको ये जो बिल ऑफ एंट्री है वो उनको शोकेस करनी पड़ेगी। अब बिल ऑफ एंट्री देती क्या है, बिल ऑफ एंट्री किस चीज की होती है, बिल ऑफ एंट्री एक डॉक्यूमेंट होता है जो डिटेल प्रोवाइड करता है किस चीज का, क्वालिटी क्या है गुड्स की, साथ ही साथ क्या नंबर है जो गुड्स है वो कितने अमाउंट है यानी कितने गुड्स है, साथ ही साथ गुड्स की प्राइजेस क्या, ऐसी बहुत सारी चीजें और भी क्या बिल ऑफ एंट्री में क्या मेंशन रहती है। अब डिलीवरी ऑर्डर, अब जो C&F यानी क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग जो एजेंट होता है वो क्या होता है, डिलीवरी ऑर्डर जो होता है वो शिपिंग कंपनी से क्या करता है, ऑब्टेन करता है। अब जो शिपिंग कंपनी होती है वो डिलीवरी ऑर्डर कब देती है, आप जो फ्लाइट का पेमेंट, यानी हाँ फॉर एग्जांपल मेरा जो गुड्स है वो अमेरिका से आ रहा था, कहां से आ रहा था, अमेरिका से आ रहा था। अब अमेरिका से निकला इंडिया तक, अब इंडिया तक आने तक का जो भी खर्चा है यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है जब वो पे करेगी तो उसको क्या मिलेगा, जब C&F एजेंट उसको पे करेगा तो C&F एजेंट को क्या मिलेगा दोस्तों, डिलीवरी ऑर्डर मिलेगी। अब डिलीवरी ऑर्डर क्या करती है, उसके हेल्प करती है गुड्स को क्या अनलोड करने में। क्लियर हो गया। अब आता है आपका फोर्थ पॉइंट, कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस क्या होता है, अब जो पर्पस होता है कस्टम क्लियरेंस का ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया शिपमेंट एडवाइस हो गए, बिल ऑफ लैडिंग हो गया, पैकिंग लिस्ट हो गई, ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपकी जो कस्टम अथॉरिटी होती है डॉक पे, उससे क्या वेरीफाई करवाना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टम क्लियरेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब कस्टम क्लियरेंस जब क्या कर देगा, सॉरी जो कस्टम अथॉरिटी होती है जब एक बार आपको क्लियरेंस दे देगा तो आप आपके गुड्स क्या लेकर जा सकते हो। अब पोस्ट इंपोर्ट स्टेज क्या होता है, पोस्ट इंपोर्ट स्टेज मतलब इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद क्या सारे काम होते हैं। सबसे पहले पोस्ट ट्रस्ट ड्यूट्स, मतलब जो C&F एजेंट्स होते हैं जो भी पोर्ट का जो बकाया पेमेंट होगा वो पेमेंट क्या उसको क्लियर करना पड़ेगा क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को। फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटी, जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है कस्टम अथॉरिटी को क्या इंपोर्टिंग जो गुड्स इंपोर्ट करा उसकी एक फीस पे करनी पड़ेगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। अब वो मैटर करता है कि अब वो एक रेशियो होता है, एक परसेंटेज होता है, वो मैटर कब करता है, मैटर आपके गुड्स के हिसाब से करता है, आपकी गुड्स किस टाइप के उस पर कस्टम ड्यूटी क्या है क्या होती है। फिर आपके प्राइस आपका जो टोटल अमाउंट होता है उस प्राइस के हिसाब से आपकी कस्टम ड्यूटी क्या होती है, तैयार होती है। इंश्योरेंस प्रीमियम, अब जो इंपोर्टर होता है उसको क्या जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो क्या पे करना पड़ता है, यानी किसके अंडर, फ्री ऑन बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको पे करना पड़ता है। पेमेंट ऑफ राइट ऑलरेडी मैंने बताया, जो इंपोर्टर होता है उसको अमेरिका से, फॉर एग्जांपल मैं कहाँ गुड्स कहाँ से मंगा था, अमेरिका से मंगा, तो अमेरिका से लेकर इंडिया तक आने का जो खर्चा था वो उसको क्या पे करना पड़ेगा इंपोर्टर को। फिर एक्सपोर्टर पेमेंट, अब साथ ही साथ ये तो हो गया। अब एक्सपोर्ट जो है, अब जो एक्सपोर्टर था जिससे अपने गुड्स खरीदे उसको पैसे तो देने पड़ेंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी जैसा भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुआ रहेगा। जैसे अगर आपने 50% अमाउंट जो है डिलीवरी से पहले दिया होगा तो बकाया अमाउंट जो रहेगा वो पे करना पड़ेगा, या फिर आपने क्रेडिट किया था, क्रेडिट डिसाइड किया था कि आपको 2 महीने का क्रेडिट यानी 2 महीने की उधारी चाहिए तो 2 महीने की उधारी के बाद आपको जो पेमेंट जो भी पेमेंट रहेगा वो आपको पे करना रहेगा। इनकेस आपने ये डिसाइड किया था कि आप कुछ पेमेंट जो है ऑर्डर आपने जब दिया था तब पे किया, कुछ जो है अमाउंट जो है आप जब ऑर्डर मिल जाएगा तब पे करोगे, और बाकी का जो अमाउंट होगा आज से 2 या फिर 3 महीने बाद क्या आप पे करना है, तो उस वो जो टर्म्स रहेंगे उस पर आपको क्या खड़ा उतरना पड़ेगा। फिर फॉलोअप लेना पड़ेगा। अब ये इंपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, सारे जो गुड्स होते हैं वो चेक करने पड़ेंगे। साथ ही साथ चेक करने के बाद वो क्या करेगा, अगर कुछ अमाउंट जो होता है गुड्स की जो अमाउंट होती है जो नंबर्स होता है अगर उसमें कुछ कमी है तो वो क्या करेगा, एक्सपोर्टर से बात करेगा, एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म करेगा, या फिर कुछ डिफेक्ट हो जाता है गुड्स में कुछ खराबी निकल जाती है तो वो क्या करेगा, उसको भी जो एक्सपोर्टर होता है उसको बताएगा। दोस्तों क्लियर हो गया। अब आपका आता है एंट्री पोर्ट ट्रेड। अब एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया, जब हम क्या करते हैं किसी XYZ कंट्री से गुड्स क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं और अपने पास ना रख के किसी और कंट्री में क्या करते हैं उसको वापस से क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, आपने साउथ अफ्रीका से क्या किया, गुड्स मंगाया, रॉ मटेरियल मंगाया, कहां पे मंगाया, इंडिया में मंगाया। क्लियर हो गया। अब रॉ मटेरियल को आपने क्या किया, प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद एक फाइनिश गुड बनाया, यानी क्या बनाया, एक अच्छा सा क्या प्रोडक्ट बना दिया।
अब उस प्रोडक्ट को आप अपने पास नहीं रख रहे हो, अपनी कंट्री में नहीं रख रहे हो, उस प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हो, जापान में क्या बेच दे रहे हो, यानी आपने गुड्स मंगाया था, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद क्या अपनी दूसरी कंट्री को क्या बेच दिया। तो इस तरह की ट्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। क्लियर हुआ? इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई आपको। अब यहां पे अब जो एंट्री पोर्ट होते हैं, एंट्री पोर्ट ट्रेड होते हैं, वो क्या होते हैं मेनली, जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, ये जैसे चाइना में किया जाता है, जो मोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं वो असेंबल किए जाते हैं, फिर असेंबल करने के बाद अलग अलग कंट्री में क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। अब हालांकि जो ऑर्डर होता है, जो मटेरियल्स होता है वो कहीं और से मंगाते हैं, फिर प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद फिर वो अलग अलग जो नेशन होता है उनको क्या करते थे, भेज देते दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका जो सेकंड चैप्टर है ट्रेड वो पूरा क्लियर हो गया। आपका जो इंपोर्ट प्रोसीजर था वो भी आपको समझ गया है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर वो भी हमने क्या पूरा कवर कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो हम क्या कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई, समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी और कुछ डाउट है तो हम नीचे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया हो, वो भी आप क्या उसमें वहां पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हो, आपको जो भी डाउट है वहां पे भी आप क्या क्लियर कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।